नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात करेंगे कश्मीर में हुए आतंकी हमले की, जिसमें करीब 26 पर्यटकों की मौत हो गई। तो ये बहुत निंदनीय घटना है। हम इसकी प्रकाशन उत्तराखंड की ओर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शब्द नहीं है हमारे पास कि बच्चों के सामने उनके माता पिता को उनकी जाति पूछकर उनकी हत्या कर दी गई। तो उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार इसमें कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल जो भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, उनमें सबसे जो बड़ा फैसला है वो है सिंधु जो संधि है उसको लेकर। तो सिंधु संधि पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये सिंधु संधि है क्या। तो हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे हमारे मेहमान हैं सुभाष शर्मा जी। तो ये इसमें विस्तार से बताएंगे सिंधु समझौता है क्या, उसका क्या असर पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर पड़ेगा। उससे पहले हम आज खबरें विस्तार से नहीं देंगे, आपको खाली जो 9 खबरें हम डेली देते हैं उसकी कुछ हेडलाइनें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएंगे। भारत के विभिन्न स्थानों पर कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे। लेकिन देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने इसमें अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इन छात्रों की जिम्मेदारी हमारी है, यानी कि पुलिस की है। ये एकदम गलत है अगर ऐसा किसी ने कहा गया, क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए, और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है, तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। इसीलिए बार बार सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मीटिंग करके सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हाँ, अगर कोई इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस तरह का कोई शांति भंग का प्रयास करेगा, अननेसेसरी किसी ऐसे निर्दोष छात्रों को या अन्य लोगों को परेशान करेगा, तो डेफिनेटली इसमें कानून अपना काम करेगा। साथ ही साथ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पर काफ़ी सारे छात्र निवासरत हैं, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा पीएससी डिप्लॉयमेंट किया गया है जो वहाँ पेट्रोलिंग पर है। और अभी जो हमारे 1201 करीब यहाँ पर छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर अध्ययनरत है, इन सभी की लिस्टिंग कर ली गई है, कौन किस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं। सभी से कोशिश की गई कि संपर्क हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा कर लिया जाए। और इसमें जो हमारे जो पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर ऐसे छात्र अध्ययनरत हैं, चाहे वो हमारे किसी कॉलेजेस में हो, सभी के साथ अभी एक गोष्ठी भी मेरे द्वारा की गई, जिसमें सभी को एक जागरूक भी किया गया और बताया गया है कि खासकर नजर रखें कहीं कोई छात्र गुटों में कोई ऐसी कोई बात ना हो। हर जगह चीजें अभी नॉर्मल पाई गई, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस घटना को लेकर कुछ उत्तेजक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको देखते हुए उनकी काउंसलिंग करके करीब 25 पोस्ट को अभी डिलीट करा दिया गया। साथ ही साथ एक संगठन द्वारा जो है इसमें भड़काऊ भाषण देकर इसमें चैलेंज किया गया था, और उसमें हेट स्पीच के तहत पाया गया था कि ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास था। इसको देखते हुए उसमें पटेल नगर थाने में संबंधित जो संगठन है उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में और निर्णय के नेतृत्व में हुई CCS की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने इन जो निर्णय लिए गए इसको ऐतिहासिक बताया और कठोर निर्णय पर अब कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, उनका ये कहना है। इसी क्रम में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा की और उसको बहुत दुखद बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि दोषियों को कठोरतम सजा देते हुए मोदी सरकार असल जो कसूरवार हैं उनको करारा जवाब देगी। वीर सैनिकों की भूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की तकलीफ को महसूस कर सकती है। उन्होंने कहा कि असीम दुख की घड़ी में पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है। कांग्रेस ने भी कहा कि यह समय अब दलगत राजनीति करने का नहीं है और ये समय है एकजुट होने का, ताकि हम जो आतंकवादी घटना है इसके खिलाफ लड़ सकें। तो इस बारे में बता रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा तोफन। जो सवाल पूछे जाने चाहिए इतनी संवेदनशील घटना पर, वो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। ये बात तो सबको पता है कि उन्होंने धर्म पूछकर गोली चलाई और इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना भी होगा। ये बहुत ही विभत्स घटना है, जघन्य घटना है और इसकी निंदा के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार के एक्शन की अब सब अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो मौजू हैं वो सवाल ये हैं कि ये असला बारूद आता कहाँ से है, ये इन आतंकियों के पास इनकी फंडिंग होती कहाँ से है, और जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया उससे पहले रात ये आतंकी रुके कहाँ थे, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होता है, क्यों
इनको जो इतनी सारी इनकी एजेंसीज हैं, इनके हाथ पांव कान नाक सब कुछ है, वो इनको इतना अंधेरे में रखती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता से सरकारों से सवाल पूछने चाहिए वो पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तो एकजुटता का परिचय हमें देना होगा, संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। बयान बहादुर बनने से पहले हमें सरकार के एक्शन का इंतजार करना होगा। क्या पता हमारी केंद्र सरकार क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। और इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी कि विपक्षी दलों में भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विपक्षी दल के नेताओं के साथ भी विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल क्राइसिस है, ये एक ऐसी आतंकी घटना है जिसका हम सबको डटकर मिलकर मुकाबला करना है। महिला भाजपा की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटल का कहना है कि इंसानियत को तार तार करने वाली यह घटना है और इस घटना की सभी निंदा करते हैं। जिस तरह से आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया, यह घोर निंदनीय है। उत्तराखंड के काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने जम्मू और कश्मीर में हुई घटना को बहुत निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर बड़े हमले की जो घटना है इसकी हम निंदा करते हैं और यह कायराना और जघन्य कृत्य है, मानवता पर एक ये काला धब्बा है। नैनीताल बनेगा साहित्य का संगम। 25 से 27 अप्रैल तक पहली बार आयोजित होगा साहित्य फेस्टिवल। नैनीताल साहित्य फेस्टिवल का पहला संस्करण आयोजित होने जा रहा है, जो कि 25 से 27 अप्रैल तक नैनीताल के माउंटेन मैजिक 4 खेत में आयोजित होगा। लेखनी फाउंडेशन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह 3 दिन चलेगा। इसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित कलाकार, साहित्यकार और विद्वानों का अनोखा मिलन होने जा रहा है, जहां विचारों, अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाया जाएगा। वन विभाग ने जो आज बुलेटिन जारी किया है उसके हिसाब से आज उत्तराखंड में करीब 8 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिसमें से 2 गढ़वाल और 6 कुमाऊं में। और बात करें अभी इस सीजन की 15 अप्रैल से लेकर अब तक करीब 83 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। राहत भरी खबर यह है कि अभी इसमें किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो वन विभाग है उसने अपना एक नंबर जारी किया है जिसमें आप वनाग्नि की सूचना दे सकते हैं और वनाग्नि की घटना को कम कर सकते हैं। तो वन विभाग का टोल फ्री नंबर है 1926 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। अब बात करते हैं आज की अंतिम खबर मौसम की। तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं राजधानी देहरादून का मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जाने की संभावना है, वहीं न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जो शर्मनाक हमला था और जिसमें करीब 26 पर्यटकों की मृत्यु हुई। तो इस बारे में मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि जो सिंधु नदी है, उस जो संधि की गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी, उसको हम अब फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक इंडिया ने कभी उस संधि को नहीं तोड़ा, ना पाकिस्तान ने तोड़ा। तो आज ये पहली बार है मोदी सरकार ने इस सिंधु नदी जो समझौता है इसको तोड़ा है। तो पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिंधु समझौता है क्या। तो हमारे साथ है समाजसेवी है और राजनीतिक सलाहकार भी है सुभाष शर्मा जी, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो सिंधु समझौता है वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए, ऐसा है, पर जो पूरा कश्मीर है, अनडिवाइडेड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसमें 6 नदियां हैं, 3 पूर्वी, उसमें सतलुज, ब्यास, ये नदियां आती हैं, और जो 3 पश्चिमी है उनमें सिंधु है और सिंधु के साथ चेनाब भी है, झेलम भी। ये पश्चिमी नदी है। तो जब बंटवारा हुआ देश का, तो ये तीनों भारत से होकर के जो पश्चिमी नदियां हैं इसमें सिंधु प्रमुख है। और सिंधु में एक और नदी है झंस्कार, वो कारगिल से आती है। मैं सौभाग्य से मैं उस स्थान पर गया हुआ हूँ, तो वो भी इसी में मिल जाती है। वो भी बहुत बड़ी नदी है, मतलब ये सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं, लेकिन वो सिंधु नदी से कम नहीं है। 1947 के बाद जैसे भी चला होगा, लेकिन 1960 में उस वक्त नेहरू सरकार ने एक समझौता किया, जैसा आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में होता है। उस समझौते के तहत पश्चिमी तीनों नदियों का, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का पानी का एक हिस्सा वो पाकिस्तान को जाएगा और पाकिस्तान की खेती वगैरह या जिस भी इस्तेमाल में वो लोग लेना चाहें उसमें इस्तेमाल होता था। तो 60 से ये लगभग चल रहा था। बीच में कई बार इसके ऊपर समस्याएं आई और पानी का रेगुलेटर क्योंकि हमारे पास है, तो हमारी तरफ से कई बार बंद करने को भारत की तरफ से इसके ऊपर
बातचीत हुई, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही इसकी सुनवाई होती है और इसका एक ट्रिब्यूनल भी है। उस ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायतें दोनों देश रखते हैं, लेकिन कमोबेश नियंत्रण हमारे पास है। अब ये जो पहला कदम उठाया है भारत सरकार ने, ये भावनात्मक रूप से तो बहुत सही लगता है हमको कि बदला ले लिया हमने, पाकिस्तान को पानी के लिए मोहताज कर देंगे। पहले अपनी जरूरत हम पूरा करेंगे और सिंधु, चिनाब और ये जो तीसरी नदी है इसका पानी झेलम, इसका पानी इतना महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों के सिंचाई से होती है। तो पंजाब इसका बड़ा बेनिफिशियरी है और वही उनका अन्न उत्पादक है और इसके दूसरे यूज भी है, पीने के पानी के लिए भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। तो इसका तात्कालिक नुकसान तो पाकिस्तान को होगा और जब तक बारिशें नहीं आती तब तक तो पाकिस्तान को पानी की बहुत दिक्कत होगी, खेती सिंचाई में भी और जो पीने का पानी है उसके लिए। इंडिया इसको कब तक रोकेगा, जो हमारे रेगुलेटर है, जो डैम है उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये सब चीजें बात की है। ये एक भावना एक बदला लेने की और अपने देश की जनता को थोड़ा सा एक संतोष दिलाने की बात जरूर है, मगर ऐसा होता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ना हम किसी की रोक सकते हैं, ना दूसरे देश हमारी रोक सकते हैं। हमारे ब्रह्मपुत्र में तो पानी चाइना से आता है ना, तो बार बार ये कहा जाता है कि चाइना उसको डाइवर्ट कर रहा है एक बड़ा डैम बनाने के लिए, तो ये इसका विरोध हम भी करते हैं। तो ये बहुत लंबे समय तो ये टिक नहीं पाता और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ ये टिक पाएगा, क्योंकि पानी एक प्राकृतिक स्रोत है और इस पर सभी का समान है। ये मेरा जैसे पाकिस्तान में जो नदियाँ पानी जाता है हमारा 80% आपने बताया कि खेती भी होती है, साथ साथ उसमें विद्युत उत्पादन भी होता है और उसमें जो रोजगार है, इंडस्ट्री है, उसमें कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा उसमें, क्योंकि उसके लिए तो पानी एकदम खत्म हो जाएगा। उसके लिए तो पानी जितना चाहिए उतना चाहिए ही। कम ज्यादा का इस्तेमाल तो आप पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए जितना चाहिए, मतलब यहाँ तक स्थिति है कि जम्मू कश्मीर में 2 पावर प्रोजेक्ट हमने रावी नदी के ऊपर, जो जम्मू से पहले पड़ते हैं, उसके ऊपर भी हमने वहाँ बना रखे हैं और वो हमने रन ऑफ द रिवर पे बना रखे हैं, बड़ा डैम भी बना रखा है। यानी उसकी स्पीड पर भी पाकिस्तान ऐतराज करता है कि आप इसकी स्पीड को रोक रहे हो। हाँ, वो हमारे लिए बिजली बनाता है, छोटे प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें कोई जमीन नहीं डूबी और उसमें कोई नुकसान भी नहीं होता, रिजर्वायर भी नहीं होता उसका। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ जो पाकिस्तान को जो नुकसान होगा या हम कब तक पानी रोक पाएंगे वो अलग मैटर है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी मतलब पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उसको लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस वक्त तो स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई भी बड़ा देश नहीं, सच्चाई है। और भारत की ताकत और भारत का जो इस वक्त आर्थिक रूप से जो भारत की स्थिति है, जो हम हमारे दूसरे देशों के साथ व्यापारिक स्थिति है, उसके कारण इस वक्त कोई भी बड़ा देश पाकिस्तान के पक्ष में तो बोलेगा नहीं। परंतु इतना जरूर है कि पाकिस्तान की जो पुरानी हालत खराब थी उससे इसमें और भी नुकसान होगा और पाकिस्तान बिल्कुल पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा, क्योंकि एक जनरल इमेज हो गई कि पाकिस्तान अब, क्योंकि इससे पहले अभी उनके जनरल मुनीर ने अभी पिछले दिनों ही धमकी दी थी, उसने लगभग यही वाचा की थी, दुर्भाग्य से हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। उसने साफ यही धमकी दी थी कि 2 नेशन थ्योरी है, 2 देश हैं, तो हम अपने देश के लिए और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। उनकी तैयारी चल रही है, तो पूरी दुनिया देख रही है। आज की तारीख में कोई छुपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि जनरल मुनीर ने धमकी पहले ही दे दी। अच्छा होता हम भी उसको पहले ही समझ पाते हैं और इसके लिए हम तैयार रहते हैं। हम तैयार नहीं थे क्योंकि वो जो जगह है सबसे पॉपुलर है, वो जो पहलगांव का इलाका है, जो भी टूरिस्ट जाता है, मैं भी उस इलाके में गया हूँ, तो वो घाटी इतनी पॉपुलर है, इतनी सुंदर है कि चारों तरफ जंगल है और बीच में बहुत खूबसूरत एक बुग्याल है। तो वहाँ हर टूरिस्ट जाके कुछ घंटे बैठना चाहता है। पास में जंगल है, उसमें ट्रैक्स है और उसके पार, उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर वो रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग वहाँ जाते हैं। जुलाई में जो शुरू होने वाली है अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं,
हमारी सरकार और पूरा पुलिस डिफेंस सिस्टम उसी सिक्योरिटी के भरोसे रह गया। और ये कब यहाँ घुस गए और इन्फिल्ट्रेट हो गए पुलिस की और उसकी वर्दी में थे, यानी स्थिति ये चीज सबने देखा है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे, मगर सच्चाई है कि जब गोलियां लगी है उसके 40 मिनट बाद वहाँ पहली टुकड़ी पहुंची है, वो भी भाग करके दौड़ते हुए जाना पड़ा वहाँ, क्योंकि तैयारी नहीं थे। उसको बहुत सुरक्षित मान के सब चल रहे थे। 2000 आदमी यहाँ एट ए टाइम बैठा हुआ हो, यहाँ पर सैकड़ों छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, कोई वहाँ पर नूडल्स खा रहा है, कोई वहाँ पर वो भेलपूरी खा रही थी, एक महिला उसने बताया, तो लोग अपने पसंद की चीजें खा रहे थे और हमने उसको बहुत ही सुरक्षित मान के उसको हमने ऐसी पूरी छोड़। अच्छा सर, मेरा आखिरी प्रश्न है आपका, जो आतंकी हमला हुआ, अभी तक हम ये सुन रहे हैं, अखबारों में मीडिया में भी सुन रहे हैं कि एक आतंकी की मतलब साइलेंटली एक आपस में रिलेशन था कि हम कश्मीर में कोई हमला नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनका पर्यटन, उनका व्यवसाय और अमानत व्यापार ये प्रभावित होगी। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा कश्मीर के व्यापार में और अमरनाथ व्यापार में? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार तो 80% बुकिंग कैंसिल हो गई है। यानी अभी तो सीजन शुरू हुआ था और 2-3 साल से लग रहा था कि लगातार ठीक हो रहा था। पिछले वर्ष 2,35,00,000 टूरिस्ट वहाँ गया है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो यानी वहाँ हर टूरिस्ट जब जाता है तो पैसा खर्च करता है और स्थानीय लोगों को जो दशकों से बेचारे परेशान हैं, इसी के भरोसे बैठे थे, वो थोड़ा खुश होने लगे थे कि चलिए कारोबार चल पड़ा। उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ये इंडियन टूरिस्ट जो इंडियन तो सारा ही इंडिया है, लेकिन जो गैर कश्मीरी टूरिस्ट वहाँ जाता था उनमें तो कुछ लोगों की जान गई और भी हो सकता है अभी इस सीजन कुछ लोग ना जाए या बहुत कम हो जाए संख्या इसकी। लेकिन जो स्थानीय व्यक्ति था उसके लिए तो कमर तो उसके लिए रोजगार खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत ठोस कार्रवाई की उम्मीद पूरा देश का। तो आपने सुना सुभाष शर्मा जी को, इन्होंने विस्तार से बताया कि सिंधु जो समझौता है वो एग्जैक्टली है क्या। और अब हम इस आज का ये हमारा प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।